अरे बहू कचौरिया लाई सासू माँ। दीपा कचौरिया लेकर अपनी सास को परोसने आती है। उतना मजा नहीं आया आज कचौरिया खाने में। कुरकुरापन जरा कम है, नहीं लीला? तो क्या खस्ता कचौरिया बनाती थी। चटनी में भी वो बात नहीं है। बचपन में तुम क्या टेस्टी चटनी बनाती थी मम्मी। स्वादिष्ट होगी भी कैसे, ये आजकल की बहुएं मेरी परतर करेगी क्या। सिलबट्टे पर पीस पीस कर तो मैं चटनी बनाती थी, और इनका क्या, एक बटन दबाओ और चटनी तैयार। ऐसे में कहाँ से आएगा स्वाद। जा दीपा, लहसुन की चटनी बना कर ला और पूरिया जरा खस्ती तैयार कर। बेचारी दीपा दोबारा से रसोई में कचौरियाँ तलने चली जाती है। सभी नाश्ता कर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अपने खाने की थाली लेकर दीपा हॉल में टीवी चलाकर बैठ जाती है। भाभी, आई एम बैक होम, सरप्राइज। अरे दीपा दीदी, आपको कॉलेज से छुट्टी मिल गई? अरे मेरी बेटी आ गई तू। लाडो बैठ। दीपा जा नेहा के लिए शरबत बना कर ला। माँ जी लेकिन मैं खा रही हूँ। अरे तो कौन सा तेरी कोई थाली खींच रहा है। बेचारी नेहा इतनी धूप से आई है। हम तो एक पैर रसोई में रखते थे और एक पैर से पूरे घर का चक्कर लगाते थे। अपना नाश्ता छोड़कर दीपा फिर से रसोई में जाकर काम पर लग जाती है। भाभी शरबत ला ही रहे हो तो स्नैक्स भी साथ में लेकर आना। नूडल्स बना दे बहू, बहुत अच्छा बनाती है। ठीक है माँ जी। नूडल्स बन रहे तो थोड़ा ज्यादा ही बना देना, मैं भी खा लूंगा। दोपहर के 1 बज जाते हैं और बेचारी दीपा की नाश्ते की आधी खाई हुई थाली ज्यों की त्यों पड़ी रह जाती है। अपनी ननद को स्नैक्स और ड्रिंक्स देकर जैसे ही दीपा फिर से थाली से एक कोर उठाती है कि ससुर जी वहां आ जाते हैं। ओहो, तू खा रही है। खा ले बहू। आज दोपहर का खाना जल्दी बना लिया क्या तूने? मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है बाबूजी। अरे 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 अरे, खा ले बहू। मैं तो बस कह रहा था कि नाश्ता ज़रा भारी हो गया था, तो ज़्यादा कुछ मत बनाना। चावल तड़का और एक आलू की सब्ज़ी बना लेना। आज तो इतने दिनों बाद तुम्हारी बेटी आई है और आज ही हल्का खाना। नहीं 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 बहू, अपने ससुर जी के हिसाब से उनके लिए अलग जो बनाना हो बना देना। बाकी हम सब नेहा की पसंद का खाना ही खाएंगे। बेचारी दीपा को ढंग से नाश्ता भी नसीब नहीं होता। कभी कोई तो कभी कोई अपनी फरमाइश लेकर उसके पास आ जाया करता। दोपहर के वक्त सभी खाने पर बैठे हुए होते हैं। इसे कहते हैं संडे, मजा आ गया खाकर। तभी करण का फोन बजता है। और भाई कैसा है तू? अरे मस्त तू, तेरी भाभी के हाथ के बने छोले भटूरे खा रहा हूँ। तो हमें भी खिला कभी। बस इतनी सी बात। अरे बिल्कुल, रात को सभी दोस्त यार मेरे ही घर आ जाओ खाने। दीपा, रात को 8-10 दोस्तों के लिए भी खाना बना लेना। अरे ले, मैं तो बताना ही भूल गई। कल तेरी बुआ भी आ रही है करण। तो दीपा, अपनी बुआ सास को खुश करने की जिम्मेदारी तेरी। पर माँ जी, उन्हें तो बहुत साफ सफाई की आदत है ना। इसीलिए तो वो बेचारी होटल में रुकने वाली थी। मैंने बोला यहाँ आ जाइए, दीपा पूरी रसोई धो धो कर खाना बना देगी। दीपा के चेहरे का तो रंग ही उड़ जाता है। वो सीधा रसोई में जाकर चूल्हे के बगल में ही बैठ जाती है। 10 लोगों का खाना बनाना मजाक है क्या? मैं भी इंसान हूँ, कैसे लोग हैं ये? दीपा ये, दीपा वो, अपनी ही बहुत हुआ। अगर सबके होश ठिकाने ना लगाए मैंने तो मैं भी दीपा नहीं। दीपा किसी से कुछ नहीं कहती। एक बहुत बड़ा सा पतीला एक रसोई से मंगवा कर हॉल में उसी में आटा गूंथना शुरू कर देती है, जिसे देखकर सब चौंक जाते हैं। ये इतने बड़े बर्तन में तुम क्यों आटा गूंथ रही हो दीपा? कोई पूरे गांव के लिए खाना थोड़ी ना बनाना है। क्या पता जी, कल को वो नौबत भी आ जाए। आदत डाल रही हूँ बस। वैसे दीदी, आपको अपने फ्रेंड्स को बुलाना हो या ससुर जी को किसी को इनवाइट करना हो तो कर लीजिए ना। हाँ, जिसे क्या हो गया, इतनी बहकी बातें क्यों कर रही है? दीपा करण के दोस्तों के लिए खाना तैयार कर लेती है रात के वक्त। भाभी, हम आ गए आपके हाथ का बना खाना खाने के लिए। एकदम टाइम पर आए हो। आओ आओ, बैठो बैठो, खाना तैयार ही है। जाओ दीपा, खाना ले आओ और परोस दो। दीपा बड़े बड़े बर्तनों को 2 लोगों से उठवाकर बाहर डाइनिंग टेबल तक लाती है। ये तो शादी ब्याह में यूज होने वाले बर्तन है ना। इतने बड़े बर्तन में खाना बनाया भाभी आपने।
और इतना सारा खाना? किसी के लिए कम नहीं पड़ना चाहिए ना विवेक जी। खाइए खाइए, मन भर कर खाइए आप लोग। करण के दोस्त बहुत शर्मिंदा होते हैं और बाकी सब घरवाले को दीपा के ऐसे बर्ताव की आदत नहीं थी। कभी कुछ ना कहने वाली दीपा आज फॉर्म में थी। बहू ने तो हद कर दी। अरे हम लोग इंसान है कि दानव, इतना खाना? सभी खाकर उठ ही रहे होते हैं कि तभी, बेड यहाँ नहीं, किचन में लगा दीजिए भैया। जी मैडम। सभी के सामने 2 नौकर बेड को दीपा के बेडरूम से उठाकर किचन में ले जाते हैं और दीपा अपने हाथों में तकिया चद्दर लिए रसोई में चली जाती है। भाभी आप रसोई में सोती हैं? वही समझिए विवेक जी। हम लोग चलते हैं भाई, मामला गड़बड़ लगता है। दीपा रसोई में भी फैन, कूलर, बेड सब कुछ अरेंज कर लेती है। किसी को कुछ चाहिए हो तो हॉल में पड़े बर्तनों में झांक ले। 10 दिन तक भी खाओ तो खाना कम ना पड़े, इतना बनाया है। अरे दीपा ये सब क्या है? तभी बेल की आवाज आती है। पवन दरवाजा खोलता है। दरवाजे पर बुआ जी होती हैं। दीदी अब तो सुबह आने वाली थी ना? हाँ हाँ, तो क्या वापस चली जाऊं? ट्रेन बिफोर टाइम थी। मैं तो तुम लोगों के आँख का काटा हूँ। अरे दीदी तुम भी ना, आओ आओ आओ, अंदर आओ। बुआ जी घर पर आती है और पहली नज़र में रसोई में लगे बिस्तर पर बैठी दीपा को देखकर चौंक जाती है। आइए आइए बुआ जी, चाय बनाऊं? अरे ओ नहीं 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 नहीं, पहले नहा लेती हूँ। दीपा अपने बेड के नीचे से बाल्टी और मग निकालती है। नहा लेती हूँ बुआ जी, आपके काम में ज़रा भी भूल नहीं होगी। बिल्कुल साफ सुथरा काम। तो यही नहाएगी क्या? हाँ बुआ जी, माँ जी कहती है उनका एक पैर रसोई में होता था तो दूसरा पूरा घर पर, तो मैंने तो अपना पूरा घर रसोई में ही बना लिया। नहाने जाओ, सोने जाओ, इतना भी टाइम क्यों वेस्ट करूं? 22 घंटे तो यहीं रहती हूँ, तो सोचा सो भी यहीं लूँ। दीपा की बात सुनकर सभी को एहसास हो जाता है कि दीपा के साथ क्या हो रहा था। जाने अनजाने में दीपा का जीवन बस रसोई ही बन चुका था। लीला, जरा शर्म नहीं आई तुझे बहू पर इतना बोझ डालते हुए? खुद तो कभी काम नहीं करती थी तू, और करण तो थोड़ी मदद नहीं कर सकता था क्या बहू की? मैंने न जाने तुमसे कितने ही वादे किए थे, पर शादी के बाद तुम्हें कुछ ना दे सका, और दिया तो बस इतना सारा काम। आई एम सॉरी दीपा। मैं भी समझ गई बहू, अब हम सब भी तेरा हाथ बटाया करेंगे। सभी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और दीपा का ससुराल अब रसोई से बाहर आ जाता है। रिया ऑफिस में काम करते हुए फोन पर बात कर रही थी। अरे मैंने वहीं कुर्सी पर रखे थे, तुम ध्यान से देखो ना। देखो मुझे यहाँ एक कपड़ा नहीं दिख रहा। मैं बता रहा हूँ, तुम आज फिर धुलने वाले कपड़े एक जगह इकट्ठा करना भूल गई हो। सॉरी, आज कर लो ना प्लीज, कल पक्का इकट्ठा कर दूंगी बस। डोंट वरी, कर लूँगा। तुम आराम से काम करो और शाम को जल्दी वापस आना। तुम्हारी पसंद का खाना बना रहा हूँ। ये अंकुर और रिया की बाकी लोगों से कुछ अलग कहानी है, जिसमें पत्नी ऑफिस जाकर काम करती, पति हाउस हस्बैंड बनकर घर संभालता, और इसी में दोनों खुशी से अपने बेटे निवान के साथ जिंदगी बिता रहे होते हैं। एक रात तीनों साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं, तभी कल मम्मी आ रही है, कुछ टाइम हमारे साथ ही रहेंगी। क्या दादी? मतलब फिर वही सदियों पुरानी सोच और उनकी कहानी सुननी पड़ेगी? बिल्कुल चुप। दादी के लिए कोई ऐसे बात करता है? याद रखना, अगर उनके सामने थोड़ा भी गलत व्यवहार किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी मम्मी सही बोल रही है। जैसे इसकी डांट और मार के बाद भी तुम्हें माँ का प्यार दिखता है, वैसे ही उनकी सब बातों के पीछे भी माँ का प्यार ही छुपा है। बस दोनों की सोच में थोड़ा फर्क है। जो उम्मीद है कि ठीक हो जाएगा। इसी उम्मीद के साथ परिवार डिनर खत्म करके सोने चला जाता है। अगली सुबह रिया ऑफिस में जरूरी काम होने की वजह से जल्दी चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद सास घर पहुंच जाती है, जिन्हें देखते ही अंकुर माँ को गले लगा लेता है। माँ, इतने महीनों बाद तुम्हें देखकर कितना अच्छा लग रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आता, तुम मेरे पास ही क्यों नहीं रहती? बार बार गाँव जाना जरूरी है क्या? अरे चल नाटंकी, अच्छे से जानती हूँ माँ की किसी को याद नहीं आती, सबको अपनी आजादी प्यारी है। अरे दादी, आप पापा की बातों पर ध्यान मत दो,
घर में सबसे ज्यादा मैं ही आपको याद करता हूँ दादी। मेरा प्यारा पोता, देख तो कितना दुबला हो गया है। इस बार तो मेरे साथ गांव चलियो, वहाँ शुद्ध खाना और ताजी हवा से 4 दिन में सेहत ठीक हो जाएगी। टन टनाटन। दादी की बात पर निवान टॉपिक टालते हुए हंसकर कॉलेज के लिए घर से बाहर निकल जाता है, जिसके बाद सास बहू के बारे में पूछती है और उसी के साथ एक बार फिर घर में आदमी औरत पति पत्नी वाला भाषण शुरू हो जाता है। अरे मुझे तो समझ में नहीं आता, तू खुद घर में रहकर पत्नी को बाहर काम करने कैसे भेज सकता है? नॉर्मल लोगों की तरह जिंदगी चलाने के लिए तुझे खुद घर की कमान हाथ में लेनी होगी। रिया के भरोसे बैठा रहेगा तो उसे अपनी पूरी आजादी मिल रही है, वो कभी घर में रहने की बात नहीं करने वाली। हाँ मम्मी, तुम हमेशा ये सारी बातें लेकर क्यों बैठ जाती हो और रिया को इतना नापसंद क्यों करती हो? भले ही हमारे घर में बाकी सबसे अलग काम होते हैं, पर यहाँ खुशियाँ भी उनसे ज्यादा है। ये बात मैं शर्त लगाकर बोल सकता हूँ। हाँ हाँ, तेरे पापा और मैंने इतनी मेहनत करके तुझे पढ़ा लिखा कर शहर यही दिन देखने के लिए तो भेजा था। माँ की बात और इमोशनल ब्लैकमेल शुरू होता देख अंकुर आगे कोई जवाब दिए बिना अपने काम में लग जाता है, जिसकी थोड़ी देर बाद माँ भी चुप हो जाती है। दिन बीतता है। शाम को रिया और निवान साथ घर वापस आते हैं। नमस्ते मम्मी, कैसी हो आप? सफर कैसा रहा? दिन कैसा रहा? वैसा तो बहू को पूछना चाहिए। मम्मी चाय लाऊं, खाने में क्या बनाऊं, पैर दबा दूं, लेकिन उसकी जिम्मेदारी तो तुमने मेरे बेटे को दे दी है, इसलिए इन्हीं सवालों का जवाब देती हूँ। ठीक हूँ मैं, सफर भी ठीक था और दिन अभी तक तो शांति से निकल रहा था। घर आते ही सास के ताने सुन रिया उनके गुस्से का तापमान समझ चुपचाप कमरे में चली जाती है, जिसके थोड़ी देर बाद परिवार साथ बैठकर डिनर करने बैठता है। उसी मौके का फायदा उठाकर अंकुर और निवान बातों बातों में सास की नजर में रिया की छवि ठीक करने की कोशिश में लग जाते हैं। वैसे दादी, आप गांव में पूरा दिन क्या करती हो और दादाजी क्या करते हैं? मैं ना सुबह उठकर गाय का दूध धोना, फिर घर के साथ तबेले की सफाई, खाना बनाना, घर का सारा काम, दोपहर में खेत जाकर वहाँ का काम, शाम को फिर वही घर का सारा काम। और तेरे दादाजी वो तो बस बैठे हुक्का पीते रहते हैं। मतलब सारा काम आप अकेली करती हो, फिर भी यहाँ जब माँ पापा सब काम बांट कर रहे हैं तो आपको इतनी दिक्कत क्यों है दादी? माँ देखिए, निवान का आपको कुछ गलत बोलने का इरादा नहीं है, पर उसकी बात भी गलत नहीं है। जब आप अकेले सब काम कर सकती हो तो हम मिल बांट कर क्यों नहीं कर सकते? अरे क्योंकि घर संभालना औरत की जिम्मेदारी है, मर्द की नहीं, जो यहाँ तू कर रहा है। माँ, घर संभालना सिर्फ औरत की नहीं, उसमें रहने वाले हर इंसान की जिम्मेदारी होती है। उसकी खुशियाँ, सुख, शांति ये सब बनाकर रखना सिर्फ औरत का नहीं, घर के आदमियों का भी काम होता है। माँ, ताली एक हाथ से नहीं, दोनों हाथों से बजती है। बेटे और पोते की बातें सुन सास गुस्से में उठ खड़ी होती है, जिसे देख रिया बेचैन हो जाती है। मम्मी प्लीज, अब कहीं मत जाइए, ये दोनों पागल है। अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं वैसी ही रहूंगी जैसा आप चाहती हैं। 4 दिन की बात सोचकर ये जो दया दिखा रही है ना, उसे अपने पास रख ले, क्योंकि मैं कहीं नहीं जा रही, और अगर अब तू घर में रुकेगी तो सब मुझसे ही नफरत करेंगे। सास की बात सुन परिवार हैरान रह जाता है, पर कोई कुछ नहीं बोलता। रात बीतती है और अगले दिन से वही रूटीन शुरू हो जाता है। इसी तरह दिन बीतते हैं, लेकिन उनके साथ सास की खुशी और सबकी खुशी खोती चली जाती है। घर वालों को भी ये बात अच्छी नहीं लगती। वो सास को मनाने की कोशिशों में लगे रहते हैं। रिया, मैं सोच रहा हूँ कि घर में पार्टी रखते हैं। एक तो मम्मी अब हमारे साथ रहेगी और दूसरा उनका बर्थडे भी आ रहा है। आइडिया अच्छा है। मैं भी वर्क फ्रॉम होम ले लेती हूँ, इससे फैमिली टाइम भी मिल जाएगा और तुम्हारी हेल्प भी हो जाएगी। अरे मुझे कोई पार्टी नहीं चाहिए और किसी को घर में रुकने की जरूरत भी नहीं है। जो काम बोलो वो करते नहीं, बस दिखावा करना है। दादी, यह सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, बस फर्क इतना है कि इस घर में सब रीति रिवाज नहीं, खुशियों के बारे में सोचते हैं।
लेकिन आपको समाज, रीति रिवाज, पुरानी परंपरा, भेदभाव के आगे कुछ दिखता ही नहीं है। पोते की बात पर दादी बस चुप खड़ी उसे देखती रहती है, जिस पर अंकुर, रिया, निवान को डांटने लगते हैं, पर दादी तब भी बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली जाती है। तेरे अंदर अक्ल है या नहीं? दादी के साथ कोई ऐसे बात करता है? मानती हूँ उनकी सोच पुरानी है, पर इरादे तो हमारे भले के लिए ही है ना। अब परिवार सब भूल दादी को मनाने और पार्टी की तैयारियों में लग जाता है, जिसमें सबको बिना किसी फर्क सब काम साथ मिलकर खुशी से एक दूसरे की मदद करते देख सास को भी आखिरकार बेटे और पोते की कही बात समझ में आती है। बच्चों, मेरे इतना बुरा व्यवहार करने के बाद भी तुम तीनों मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहे हो। रिया, तुम्हें तो गलत साबित करने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। आज इस परिवार की खुशियां देख मुझे समझ में आया कि हाउस हस्बैंड और वर्किंग वाइफ के ख्याल को लेकर मैं कितनी गलत हूँ। तुम तीनों मुझे माफ कर दो। इस खुशी में आज मैं खीर बनाऊं माँ, खाओगे ना? विनीता, रेनू और कोमल में अक्सर लड़ाई होती है और उनकी लड़ाई का कारण है रसोई। तीनों की शादी एक ही घर में हुई है और उस घर में एक ही रसोई है। उन तीनों की सास सरोज अपनी बहुओं की इस आदत से बहुत परेशान रहती है। आइए जानते हैं कि सरोज अपनी बहुओं को कैसे सुधारेगी। आज माँ जी के लिए इतना अच्छा खाना बनाऊंगी कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये कहते हुए विनीता सीधे किचन में चली गई और खाने की तैयारी करने लगी। इसके बाद कोमल भी किचन में आ गई। अरे विनीता दीदी, आप अकेली किचन में काम कर रही हो, मुझे बुला लिया हो तब मैं आपकी मदद करवा देती। अरे नहीं नहीं, रहने दो, तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तो सारा काम हो चुका है। हाँ, काम तो हो गया है, लेकिन किचन कितना सारा बिखरा पड़ा है। अब काम कम करती हो, सामान ज़्यादा बिखेरती हो। मैं आपके साथ किचन समेटने में आपकी मदद करती हूँ। जब मेरा सारा काम हो गया है तब तो तुम अपने कमरे से निकल कर बाहर आई हो, और वो महारानी रेनू, वो तो अभी भी नहीं आई। अब एक काम करो, किचन में समेट देती हूँ, तुम टेबल पर खाना लगा दो और सबको खाने के लिए बुला लो। कोमल वहाँ से चली जाती है और रेनू से जाकर कहती है, रेनू दीदी, खाना लग गया है, आ जाओ, विनीता दीदी बुला रही है। अरे इतनी जल्दी खाना भी बन गया, तुमने बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हारी मदद करा दी थी। खाना मैंने नहीं, विनीता दीदी ने बनाया है। विनीता दीदी बड़ी चालाक है, हर बार मुझसे पहले किचन में चली जाती है। हाँ, और खबर भी नहीं होने देती, और अपनी मर्जी का ही खाना बनाती है। ये नहीं कि एक बार हमसे भी पूछ ले। कल मैं ना विनीता दीदी से पहले ही रसोई में जाकर अपनी पसंद का खाना बना लूँगी। क्या सोच रही हो? अब कुछ नहीं, बस यही सोच रही हूँ कि क्या बनाया होगा आज खाने में दीदी ने। अरे अब यहाँ से चलोगी तभी तो पता चलेगा ना कि क्या बनाया होगा। रेनू और कोमल खाने के टेबल पर बैठ जाती हैं। तभी उनकी सास कहती हैं, आज खाना किसने बनाया है? विनीता दीदी ने बनाया है। क्या हुआ माँ जी, खाना अच्छा नहीं बना क्या? खाना तो तुम अच्छा बनाती हो, लेकिन आज तुमने लौकी की सब्जी बनाई है, इसलिए बोल रही हूँ। हाँ, लौकी सबसे ज़्यादा विनीता दीदी को ही तो पसंद है। कल सुबह भी हमने लौकी ही खाई थी। तुम दोनों से कोई काम तो होता नहीं, मैं कर देती हूँ तो ताने मारती हो। दीदी, तुम किसी को काम करने दोगी तभी तो कोई काम करेगा ना। सुबह आंख मलते ही किचन पर कब्जा कर लेती हो। मैं किचन पर कब्जा कर लेती हूँ? रेनू, कितना झूठ बोलती हो तुम दोनों किचन की तरफ रुख भी नहीं करती। फिर जो मेरी समझ में आता है वो मैं बना लेती हूँ। तुम दोनों को तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। दीदी, आप बार बार हम दोनों का नाम क्यों ले रही हो? मैंने तो आपसे कुछ नहीं कहा। और रेनू गलत ही क्या कह रही है? आप किचन का पीछा छोड़ो, तभी तो हम में से कोई किचन के दर्शन करेगा। जब तीनों बहुओं को बहुत देर हो गई लड़ते लड़ते, तो उनकी सास उन तीनों को डांटते हुए बोली, चुप रहो तुम तीनों, अपना अपना मुंह बंद कर लो, खाते समय भी चैन नहीं है तुम तीनों को। सास की बात सुनकर तीनों बहुएं चुप हो जाती है और खाना खाते हुए सोचती हैं, कल सुबह तो मैं जल्दी उठकर अपनी पसंद का कटलेट बनाऊंगी, फिर देखूंगी विनीता दीदी क्या करती हैं। कल का खाना तो मैं ही बनाऊंगी, और वो भी अपनी पसंद की भरता बैंगन। सबको वही बैंगन खाना होगा।
देखती हूँ ये दोनों मेरे होते हुए किचन में कैसे आती हैं। खाना तो इनको वही खाना होगा जो मैं बनाऊंगी। अब तीनों बहुएं कल रसोई में प्रवेश को लेकर अपने अपने स्तर पर युद्ध की तैयारी करने लगी और अगली सुबह कोमल जल्दी से उठकर रसोई घर में गई। लेकिन जैसे ही वो रसोई में गई तो वहाँ पहले से ही रेनू मौजूद थी। अरे रेनू, रात भर सोई नहीं क्या जो इतनी सुबह उठकर कटलेट बना रही हो? मैं तो रात को जल्दी सोई थी और सुबह जल्दी उठ गई। लेकिन आप ये बताओ कि इतनी सुबह सुबह कैसे उठ गई? कोई ख़ास बात है क्या? मैंने सोचा था सुबह जल्दी उठकर एग ब्रेड बनाऊंगी, लेकिन अब तो ये कटलेट ही खाने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, नाश्ता बना लिया है तो लंच में भरमा बैंगन मैं बना दूंगी। हैं? बैंगन? बैंगन कौन खाएगा? वैसे भी बहुत भयानक बनाती हो। देखो, जो तुमने कटलेट्स बनाया ना, इससे भयानक तो कुछ हो ही नहीं सकता। एक बार खाकर तो देखो मेरे हाथ के कटलेट, होश ठिकाने आ जाएंगी। तुम्हारे हाथ के कटलेट खाकर होश ठिकाने नहीं आते, बल्कि इंसान अपनी याददाश्त भूल जाता है। आप ना बार बार मेरी इंसल्ट कर रही हो। मैं आपकी नहीं, आपके कटलेट की इंसल्ट कर रही हूँ। इस तरह दोनों बहुओं में जमकर लड़ाई होने लगी और उनकी लड़ाई की आवाज़ सुनकर विनीता और सरोज किचन में आई। तुम दोनों क्यों सुबह सुबह चूहों की तरह लड़ रही हो? बस एक बिल्ली की कमी थी, अब तो वो भी पूरी हो गई। क्या कहा तुमने? कौन है बिल्ली? कोमल बिल्ली है, जिठानी ची बिल्ली है। मैंने कटलेट बना लिया है तो ये मुझसे लड़ रही हैं। कोमल बहू, क्यों लड़ रही हो? माँ जी, मैंने तो बस इतना कहा कि कटलेट तुमने बनाया है तो लंच में बैंगन मैं बनाऊंगी। आप ही बताओ मैंने क्या गलत कहा? ठीक है, लंच में बैंगन तुम बना लेना, लेकिन घर में बैंगन है ही नहीं। तुम नाश्ता करके बाजार चली जाओ और बैंगन ले आओ। कोमल ने ऐसा ही किया। वो बाजार चली गई और बैंगन लाकर बना दिए। विनीता और रेनू ने सोचा, मैंने नाश्ता और लंच तो इनकी मर्जी से कर लिया, लेकिन डिनर तो मैं ही बनाऊंगी। डिनर की तैयारी मैं अभी से शुरू कर देती हूँ। इन दोनों को रात को काम करने का मौका ही नहीं मिलेगा। रेनू ने ऐसा ही किया। रात के लिए राजमा पानी में डालकर रख दिया। विनीता को इस बात का पता भी नहीं था। उसने भी रात के लिए आलू उबाल कर रख दिए। अब कोमल को तो ये बात पता ही नहीं थी कि बाकी दोनों ने खाने की तैयारी पहले से कर ली है, तो उसने शिमला मिर्च और आलू काटना शुरू कर दिया। ये देखकर रेनू ने कहा, ये क्या कर रही हो? लगता है आंखें खराब हो गई है। रात के खाने के लिए सब्जी काट रही हूँ। नहीं, दिमाग खराब हो गया है। रात के खाने के लिए तो राजमा मैंने कप का पानी में भिगो कर रख दिया है। मैं राजमा चावल बनाऊंगी। ये तुमने क्या किया रेनू? मैंने तो आलू की सब्जी बनाने के लिए आलू को उबाल कर रख दिया है। अरे मुझसे भी कोई पूछेगा क्या, या अपने ही मन की करोगी? आज शिमला मिर्च आलू ही बनेंगे। नहीं, आज राजमा चावल बनेंगे। देखो, तुम दोनों मुझसे छोटी हो, तुम दोनों को मेरी बात माननी पड़ेगी। आज घर में आलू की सब्जी ही बनेगी। अब तीनों बहुओं में लड़ाई होने लगी। उनकी आवाज़ सुनकर सरोज उनके पास आकर बोली, तुम तीनों अब क्यों लड़ रही हो? अब किस बात पर बहस हो रही है तुम तीनों में? तीनों बहुओं ने अपनी सास को सारी बात बता दी तो सास ने कहा, रेनू, तुमने नाश्ता बनाया था, कोमल तुमने लंच बनाया था, तो विनीता अब रात का खाना बनाएगी। और देखो, मैं तुम्हारी रोज रोज की लड़ाई से ना परेशान हो गई हूँ, इसलिए कल से तुम तीनों ऐसा ही करोगी। एक बहू सबके लिए नाश्ता बनाएगी, एक लंच और एक बहू डिनर। मगर माँ, मगर वगर कुछ नहीं। तुम तीनों आपस में ऐसे लड़ती हो जैसे देवरानी जेठानी नहीं, कोई पिछले जन्म की दुश्मन हो। सरोज अपना फरमान सुनाकर वहां से चली गई और तीनों बहुओं ने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। एक बहू नाश्ता बनाती, दूसरी बहू लंच और तीसरी बहू डिनर। लेकिन लड़ना उनका तब भी बंद नहीं हुआ। बस फर्क इतना था कि पहले लड़ाई रसोई के अंदर होती थी और बाद में लड़ाई किचन के बाहर होने लगी। रेनू, नाश्ते में कटलेट के अलावा और कुछ नहीं बना सकती क्यों? या और कुछ बनाना आता ही नहीं? मेरे कटलेट पर बाद में उंगली उठाना, पहले अपने बैंगन के बारे में सोचो। कभी भरमा बैंगन, कभी बैंगन का भरता, कभी बैंगन के पकोड़े। अरे बैंगन के अलावा दुनिया में और भी सब्जियां हैं, लेकिन ये बात कौन समझाए आपको? रेनू की बात सुनकर विनीता हंसते हुए बोली, ये बात तुमने बिल्कुल ठीक कही रेनू। अरे पर आप क्यों हंस रही हो विनीता दीदी? आपको भी तो लौकी और आलू के अलावा और कोई सब्जी पसंद नहीं है। विनीता ये सुनकर आग बबूला हो गई। और फिर क्या था, तीनों बहुओं में शब्दों के बाण शुरू हो गए। बेचारी सरोज तीनों बहुओं को आपस में लड़ता हुआ देख रही थी और परेशान होकर सोचने लगी,
अब इनकी लड़ाई बंद कराने के लिए मैं क्या करूं? इस दुनिया में कोई काम मुश्किल नहीं, लेकिन मेरी बहुओं को आपस में मिलाना सबसे मुश्किल है, और दुनिया का सबसे बड़ा काम भी। आप ही बताइए मैं क्या करूं?